से एथिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का जो रास्ता है, इसमें कुछ रुकावटें लगी हैं। तो नेक्स्ट अब आपने ये पढ़ना है वो कौन सी रुकावटें हैं जिनकी वजह से एथिकल प्रिंसिपल्स पे अमल करना मुश्किल हो जाता है। तो उसको हेडिंग क्या बनाई, उसकी हेडिंग क्या बनाई हुई? थ्रेट्स। थ्रेट्स असल में वो रुकावटें सॉर्ट ऑफ है जिन रुकावटों की वजह से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे अमल करना मुश्किल हो जाता है। अभी हमने जो 5 बोले हैं ये क्या है? ये तो एथिकल प्रिंसिपल फॉलो होना चाहिए, लेकिन अब हम ये पढ़ने लगे कि वो क्या मसाइल है, क्या वजह है कि इन पे अमल करना रियल लाइफ में मुश्किल हो जाता है। तो ये भी 5 है, एक दफा जरा नाम बोलने फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। जरा फर्स्ट पेज निकालें, जरा इससे पीछे जाए फर्स्ट पेज। एक इब्राहिम वाली एग्जांपल आई थी। इब्राहिम का क्या बेचारे का मसला था? सेल्फ इंटरेस्ट। तो सबसे बड़ा मसला आजादी मफाद। इंसान को जब अपना मफाद नजर आता है तो इंसान कहता है छोड़ो यार, एथिक्स पे क्या अमल करना है, ठीक है। फिर एक और नाम लिखा है सेल्फ रिव्यू, फिर एडवोकेसी है, फेमिलियरिटी है, इंटिमिडेशन है। तो ये 5 हैं, अब एक एक करके ना पढ़ते हैं, बल्कि इसके नीचे पहले पैराग्राफ प्लीज जरा देखिए। मेंबर्स मस्ट आइडेंटिफाई, इवैल्यूएट एंड रिस्पॉन्ड टू सच थ्रेट्स। अब कोशिश यही करेंगे कि बातों कहीं है तो थ्रेट्स, ये सारा एथिक्स जो है अच्छी तरह जरा तो कम से कम याद करके उठा दें। क्या ख्याल है? अनलेस एनी थ्रेट इज clearly insignificant, member must implement safeguards to eliminate the threats or reduce them to an acceptable level so that compliance with the fundamental principle is। अगर तो कोई थ्रेट इनसिग्निफिकेंट सी है, आप किसी थ्रेट को इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट है फिर मेंबर को कुछ सेफ गार्ड्स, एक इसका तीसरा हिस्सा है। सबसे पहले प्रिंसिपल्स हैं, फिर थ्रेट्स हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट ये होगा कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। तो फिर मेंबर को इंप्लीमेंट करने चाहिए सेफगार्ड्स ताकि वो इन थ्रेट्स को रिड्यूस कर सके किसी एक्सेप्टेबल लेवल पे और किसी भी सूरत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कंप्रोमाइज ना हो, ठीक है। तो अब आने जरा एक एक करके पढ़ो। सबसे पहले आगे जी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, ये क्या होता है? जाती मफाद, ब्रैकेट में लिखा था फाइनेंशियल और या फाइनेंशियल, मेरे ख्याल सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ही है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट या अदर जॉब इंटरेस्ट, मेरी नौकरी ना छोड़ दे, मेरी ट्रांसफर ना कर दें, फाइनेंशियल इंटरेस्ट लिखा। अभी एक ही लाइन पढ़ेगा इसकी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट मे अकर एज a result of financial or other interest of the member। मेंबर जब वर्ड आता है बार बार तो इसका क्या मतलब होता है? नहीं मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट अकाउंटेंट्स की बात हो रही है। तो ये जाती मफाद किसी मेंबर का अपना भी हो सकता है और देयर इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर्स, और अपने के साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स का मफाद भी इंसान के सामने आते हैं। मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, इंसान इस चक्कर में पड़ा रहता है। अगर ये ना मैंने किया तो वो क्या होगा, फिर क्या होगा। तो किस चीज का थ्रेट है? मे अकर एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट ऑफ द member or their immediate or close family member। Such financial interest might cause members to be reluctant to take actions that would be against their। क्या ख्याल है? एग्जाम्पल्स, एक पहली लाइन अंडरलाइन कर लें, एक दफा दोबारा बोल दे पहले। और देन जरा एग्जाम्पल्स एक नजर पढ़ लेते हैं कि ये जो थ्रेट्स हैं, ये जो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, ये किन सर्कमस्टांसेस से क्रिएट होती है। एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस दैट मे क्रिएट सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू, मतलब ये सारी जो लिस्ट है ये चंद एग्जाम्पल्स दी हुई, इसके अलावा भी हो सकते हैं। किस चीज की एग्जाम्पल है? नहीं नहीं नहीं, उन हालात की हैं जिन हालात में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाती है। नंबर 1 पहला तो वही है जिसका इब्राहिम में था, इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट मींस बोनस वगैरह, बोनस खतरे में ना पड़ जाए। नंबर 2 मेरी जॉब खतरे में ना पड़े, मुझे कहीं निकाल ही ना दें। मैं लीज का स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहता हूँ, लेकिन लीज का स्टैंडर्ड अप्लाई करूंगा तो राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉर्ड होगा, लीज लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। लीज लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी। बैंक से आपने लोन लेना है तो बैंक से आपकी रेशियोज देखता है,
अगर डेट इक्विटी रेशियो खराब हो गई तो बैंक लोन नहीं देगा। आपने ये एंट्री करके अपने सीएफओ के पास गए, उसने कहा यार बैंक से लोन नहीं मिलेगा, क्या हो गया? तब अगर आप डिसएग्री करेंगे अपने सीएफओ से तो आपके जहन में क्या खतरा आएगा कि कहीं नौकरी से इन्हें निकाल दिया। नंबर 3, कमर्शियल प्रेशर्स फ्रॉम आउटसाइड द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन। कमर्शियल प्रेशर क्या होता है? आपने खुद कोई लोन लिया हुआ है, घर बनाया हुआ है, कोई घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया हुआ था, उसकी किस्तें ड्यू हुई हैं, वैसे पूरा हो नहीं रहा, ऊपर से एथिक्स सामने आ गई है, आप कैसे वो पे करें, इंस्टॉलमेंट्स कैसे वापस करेंगे? तो जहां हाथ पड़ेगा वहां दिल करेगा जाने में। क्यों? क्योंकि प्रेशर है, पैसों का प्रेशर है। तो लिख लें ब्रैकेट में, मेंबर हैज टेकन अ लोन। लोन लेना पड़ जाता है वैसे, कब लेना चाहिए? नहीं, इस बात तो बिल्कुल आपने ठीक है, लोन तो कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्यों? इंटरेस्ट भी है, और इंटरेस्ट के साथ साथ मेरा ख्याल है लोन अगर आप इससे लेंगे तो अपनी वो लोन आपकी नींदें साथ ले जाएगा। पैसे जेब में आ जाएंगे लेकिन नींदें साथ उसके पास चले जाएंगे, सुकून चला जाएगा। लेकिन लोन लेना ही पड़ जाता है, कब लेना चाहिए? जब जरूरत हो। जरूरत कब होती है? नेक्स्ट पेज पे आ जाए। जरूरत होती है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे जरूरत पड़े जी। व्हाट इज द फर्स्ट थ्रेड सर? सॉरी नेक्स्ट पेज नहीं, सॉरी नेक्स्ट हेडिंग आपके पास शायद उसी पेज पे। व्हाट इज द फर्स्ट थ्रेड जो हमने पढ़ी है? आए जरा शॉर्ट वर्ड्स में जल्दी से 30 सेकंड्स में रिवाइज करें। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? व्हाट आर द पॉसिबल सर्कमस्टांसेस जिनकी वजह से सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाती है? इंसेंटिव, एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, कमर्शियल प्रेशर्स। अल्हम्दुलिल्लाह 10-20 सेकंड में बात पूरी हो गई। सेकंड कौन सा है? सेल्फ रिव्यू। सेल्फ रिव्यू का मतलब होता है खुद एहतसाबी है, शायद अपने आप को इवेल्युएट करना, सेल्फ रिव्यू, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ रिव्यू। वो मैं एक्सप्लेन तो बाद में करता हूँ, मतलब पहले वर्ड जरा एग्जिट है। अपना एहतसाब करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इंसान कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होता कि मैं गलत हूँ। ये तो इंसान हर वक्त कहता रहता है लोग गलत है, माशरा गलत है, जमाना खराब है, दुनिया खराबियों से भरी हुई है। कभी भी ये इंसान ये नहीं कहता कि मैं भी खराब। तो अब इंसान है सर, गलती हो सकती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत हो रहा है, उस वक्त नहीं पता चला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हो गए हैं, सब्सिक्वेंटली पता चला। आइए सेट थोड़ा जहन में ला, अगले साल पता चला, उससे अगले साल पता चला, गलती हो गई। असूल क्या कहता है? आइए सेट जहन में लाए, एरर हो गया, पिछले सालों में हुआ है, रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करें। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिवली ठीक करेंगे तो डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, बताना पड़ता है ये गलती हो गई थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइन आइटम्स ठीक की जाती हैं, वगैरह वगैरह। अब जहन में ये आएगा कि यार अगर मैं ये सारे डिस्क्लोजर दूंगा तो लोग तो ये कहेंगे कि मैं काम ध्यान से करता नहीं, तो इसलिए किसी को क्या पता कि गलती हुई थी या नहीं, ये तो मुझे पता चला गलती हुई है, देयरफॉर रहने देता हूँ बताने को। तो अगर मैंने ये रहने दिया तो मैं किस थ्रेट में आ गया? सेल्फ रिव्यू थ्रेट में। तो आपने कोई काम किया, बाद में पता चला वो गलत था, लेकिन अगर आपने उसे माना नहीं तो आप फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेट के अंडर आ रहे हैं। इंसान है, क्या होना चाहिए? होना चाहिए, गलती हो जाती है, हाँ पूरी ईमानदारी से काम करें, लेकिन फिर भी गलती होगी तो कोई नहीं है, मान लें। अगर लोगों को बताना रिक्वायर्ड है तो बता दो, डिस्क्लोज दे दो। तो फर्स्ट लाइन जरा पढ़े इसकी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर्स, अंडरलाइन, व्हेन previous judgment needs to be re-evaluated by members। तो पुरानी जजमेंट आपने पास की थी, कोई आपने एस्टिमेट्स बनाए थे, उन्हें अब री-इवैल्यूएट करना पड़ गया, रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट जजमेंट। मेंबर जो रिस्पॉन्सिबल था जजमेंट के लिए, उसे बाद में पता चला जो उस जमाने में मैंने जजमेंट, ये जजमेंट ठीक है, जजमेंट क्या होता है? वो फैसला किया था, ये इस सिचुएशन को जो मैंने जज करके ये काउंटिंग ट्रीटमेंट किया था, उस वक्त के मुताबिक हो सकता है आपको सही लग रहा हो, लेकिन बाद में अगर महसूस होगा गलत है तो देन उसे री-इवैल्यूएट कर लेना चाहिए।
ठीक है सर, फॉर एग्जाम्पल पढ़े, where a member has been involved in maintaining accounting records of the client, he may be unwilling to find the fault of financial statements derived from those records. ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है, इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं आजकल के दौर में अकाउंटिंग फर्म जो है ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की सर्विसेज भी देती हैं। मतलब इसका ये है कि फॉर एग्जांपल आप कंपनी ने एज अ क्लाइंट आपसे कहा कि हमारा जर्नल बना दें, आगे लेजर्स बना दें, ट्रायल बना दें, यहाँ तक ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है। उसके बाद फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बना के दिए, ट्रायल बैलेंस बना दिए, ट्रायल बैलेंस से जब किसी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोज किसी और ने बनाई, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए उसको पता चला, वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कौन से बनेंगे, ट्रायल बैलेंस को देख के बनेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए अगर ये पता चला कि ट्रायल बैलेंस में अकाउंटिंग सही हुई नहीं हुई, तो असूलन मान लेना चाहिए अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में मसला हुआ है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में पड़ जाए नहीं मैंने कोई गलती नहीं की, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बना रहे इसी की गलती है सारी, तो आप किस चीज की किस थ्रेट के अंदर आ गए, मतलब अब क्या करना पड़ेगा, अगर रिकॉर्ड्स गलत बने तो उन्हें सही करना पड़ेगा, तो सही करना पड़ेगा तो क्लाइंट ये कहेगा ये काम नहीं सही तरह करते। ये मेरी बात को समझ भी आ रही कि नहीं? ये आसान नहीं है शायद कोई आप पे इल्जाम लगाए और आप मान लें। हाँ, गलत इल्जाम मान लगाए तो हर किसी ना माने, लेकिन अगर वो सही कह रहा है तो अपनी गलती को मान कर ठीक करना। तो अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए और उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हुई है, अब उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसलिए गलती हो रही है उनके रिकॉर्ड ही ठीक नहीं थे, तो असूलन उन रिकॉर्ड्स को ठीक करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही कर लेनी चाहिए। अब रही बात ध्यान में रखकर अपने तरह से पढ़ाई। फॉर एग्जाम्पल मेरा मेंबर हैज बीन, अब ट्रांसलेट करना ऐसा ऐसा, मेंबर हैज बीन किस में इन्वॉल्व था वो, इन मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट, यहाँ तक ठीक है। ही मे बी अनविलिंग, कौन अनविलिंग होगा, वो मेंबर अगर अनविलिंग है तो फाइंड फॉल्ट विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिराइव्ड फ्रॉम दोज रिकॉर्ड्स। किसकी वजह से किन में गलती हो गई, अकाउंटिंग नहीं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से गलत होने की वजह से अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती है तो जिसने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स गलत बनाए थे उसे ये एक्नॉलेज करके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ठीक कर लेने चाहिए। लेकिन अगर वो अनविलिंग हो कि नहीं 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 मैं नहीं मानता, तो फिर वो क्या नहीं करना चाह रहा, अपने काम को दोबारा सेल्फ रिव्यू नहीं करना चाह रहा। तो अगर वो सेल्फ रिव्यू नहीं करना चाह रहा तो फिर डेफिनेटली अच्छा एथिकल बिहेवियर नहीं है। क्लियर हुआ? तो ये ऊपर साथ लिखो, ये जो बात हुई ये क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए गए, ये साथ सा बना दो। एक एग्जांपल पे तौर पे आ रहा है कि सेल्फ रिव्यू का थ्रेट कब हो सकता है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए गए और उससे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन एरर्स। आजकल आईटी का जमाना है, तो मैंने आपको शायद कल ही बताया था कि अकाउंटिंग जो फर्म्स हैं ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी बेचती हैं। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में अगर हमारा बनाए हुए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में बाद में बग्स आ जाए, ये क्या होता है, एरर्स होने शुरू हो जाए, मिस्टर से उसे जो कमांड दी जाए वो उसके मुताबिक सही काम ही नहीं करता। तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर खराब था, या इल्जाम लगा देना चाहिए कि ये जो क्लाइंट के लोग हैं इन्होंने सही ऑपरेट करना नहीं किया, इन्हें ऑपरेट नहीं करना आता, ये तो सही लोग ही नहीं, इनकी ट्रेनिंग सही नहीं। तो जब भी इंसान अपने कुछ किए को बाद में इसलिए मानने को तैयार ना हो कि लोग क्या कहेंगे, तो वो किस थ्रेट में आ जाएगा, सेल्फ रिव्यू थ्रेट। पहला सेंटेंस ना बोल देना बड़ा, दो दफा और बोल दे सर। सेल्फ रिव्यू थ्रेट अकर्स व्हेन द प्रीवियस जजमेंट, अच्छा मेन वर्ड्स इसमें है ना, ये मेन इसमें ये वर्ड्स है, एक मिनट, ये मेन वर्ड्स है, प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी रीवैल्यूएटेड बाय मेंबर्स, दो तीन दफा बोल दें सर, प्रीवियस जजमेंट नीड्स टू बी। एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली भी लिखा है जो भी मैंने बोली है, आईटी सिस्टम या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर sold by accountant contain bugs, bugs कहते हैं प्रोग्रामिंग एरर्स को, यार sold by accountant contain
अगर कोई बग आ गया तो कोई मसला नहीं, जाके उसे ठीक कर देना चाहिए और नेक्स्ट टाइम पूरी एहतियात करनी चाहिए कि आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में कोई बग ना हो। ठीक है, इसका नहीं बनेगा बग, जी बनेगा। इसका सेकंड पैराग्राफ की जरूरत नहीं, बस पहला काफी है। अच्छा, बल्कि पहले में भी पहली लाइन मेन याद करने वाली है, बाकी दो एग्जांपल्स आएंगे। एक कौन सी एग्जांपल आएगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत बनी है, और दूसरा है फॉर एग्जांपल कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो आपने दिया था, बेचा था, उसमें बग्स हैं और आप अनविलिंग हैं इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि हमारे सॉफ्टवेयर में कोई मसला है। ठीक है, एनी कंफ्यूजन फाइनल। थर्ड आ रहे एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेट वर्ड सुना कभी आपने? कौन होता है एडवोकेट? वकालत को कहते हैं, वकालत। क्या किसी की सही वकालत करना गलत है? मसला कब है? किसी गलत मामले में, या किसी की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गलत आर्गुमेंट्स देना, झूठ बोल के किसी की वकालत करना। तो सेंटेंस पढ़े पहले तरह। A chartered accountant in business may often need to promote the organization position by providing information. वो मैं इसकी एग्जांपल्स देता हूँ। इससे अगला सेंटेंस अंडरलाइन करना। As long as information provided is neither false nor misleading, such action would not create a advocacy threat. मसला कब आएगा? बोलते रहे इन्वॉल्व रहे। अब देखिए, एक तो सिंपल सी एग्जांपल है, आपने टैक्स रिटर्न्स का सुना होगा। कोई अकाउंटेंट है, उसकी फर्म है, वो टैक्स रिटर्न किसी कंपनी की सबमिट करवा रहा है। अगर तो टैक्स रिटर्न में सारी इंफॉर्मेशन ठीक है, तो डेफिनेटली ये किसी के बिहाफ पे अकाउंटेंट कंपनी की टैक्स इंफॉर्मेशन टैक्स वालों को जमा करा रहा है, तो ये तो सही वकालत है। लेकिन अगर वो टैक्स रिटर्न में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है या पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ओमिट कर रहा है, तो फिर यही क्या हो जाएगा? नहीं मतलब फिर ये अगर वो कर रहा है तो वो किस थ्रेट में अब है? वो गलत एडवोकेट कर रहा है, तो वो एडवोकेसी थ्रेट में आ जाएगा। एक और है, फॉर एग्जांपल लोन एप्लीकेशन टू बैंक। कंपनीज ने अगर किसी बैंक से लोन लेना हो, कंपनी ने अगर किसी बैंक से लोन लेना हो, तो बैंक्स ये रिक्वायर करते हैं कि आप हमारे इन पैसों को जो इस्तेमाल करेंगे तो उससे कितने कितने प्रॉफिट्स आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कंपनी से फॉर एग्जांपल हम लोन ले रहे हैं, तो बैंक से रिक्वायर करते हैं कि हम पैसे देंगे, उसको आप फिर कैसे यूटिलाइज करेंगे और उससे आपको कितने प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है। मीन्स उसे फ्यूचर की बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मांगी जाती हैं। तो फ्यूचर की बजटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए रियलिस्टिक पिक्चर दिखाने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रियलिस्टिक पिक्चर अगर दिखाएंगे तो हो सकता है कोई लॉसेस भी एक्सपेक्टेड हो। लेकिन जस्ट इसलिए अनरियलिस्टिक फिगर्स को लिखना ताकि प्रॉफिट्स ही प्रॉफिट से नजर आए और बैंक देयरफॉर लोन देने पे मजबूर हो जाए, ये फिर गलत एडवोकेसी हो जाएगी। बात क्लियर मेरी? किसने लोन लेना है? कंपनी ने। बैंक क्या कहता है कि फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दें ताकि पता चले आपको हमारे इन पैसों से जो प्रोजेक्ट आप लगाएंगे उसमें का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड भी है नहीं। अब कंपनीज अपना ये काम फिर किसी अकाउंटेंट की जिम्मेदारी लगाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्यूचर की बना के दें। तो फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर रियलिस्टिक असम्पशंस लेके बनाई गई हैं फिर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर अनरियलिस्टिक असम्पशंस लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी गई हैं तो फिर आप अपनी कंपनी की गलत वकालत कर रहे हैं बैंक के सामने। तो उस केस में फिर जब इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी तो आप फिर अंडर एडिक्वेसी थ्रेट आ जाएंगे। तो दो एग्जांपल्स काइंडली लिखना, टैक्स रिटर्न एंड लोन एप्लीकेशन टू बैंक। कुछ समझ भी आ रही है मेरी बात? मैं कहने लगा ये क्या है टैक्स रिटर्न? नहीं, टैक्स रिटर्न किसके बिहाफ पे कौन बना के किसको दे रहा है, तो इसमें क्या मसला है? बल्कि इससे आगे भी अगर हम चलें तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट में अपीलें भी लगती हैं, तो ये अकाउंटेंट्स उसमें भी पहुंच जाते हैं, इन्होंने भी टैक्स पढ़ा होता है, ये फिर ट्रिब्यूनल में पहुंच जाते हैं, कमिश्नर अपील्स के पास भी पहुंच जाते हैं। तो एज लॉन्ग एज उनके सामने खड़े होकर कोई झूठ का सहारा नहीं ले रहे आप, तो ये तो एडवोकेसी थ्रेट नहीं है। लेकिन अगर आप क्लाइंट की फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए, तो फिर यू आर अंडर एडवोकेसी थ्रेट। ठीक है, पढ़ने जरा कहानी दोबारा। सेकंड सेंटेंस इसमें जरा इंपॉर्टेंट है। पहली लाइन में तो ये लिखा हुआ था कि अकाउंटेंट जो होता है उसे क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन प्रमोट करने के लिए इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो यहाँ तक तो कोई मसला नहीं है। मसला कब आता है?
एज लॉन्ग एज इंफॉर्मेशन इज नाइदर फॉल्स नॉर मिसलीडिंग तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर ये गलत होना शुरू हो जाए तो यू आर अंडर एडवोकेसी थ्रेट। जो हजरात ऑडिट में है ना, ये सही बता रहा हूँ नहीं, पूछ रहा हूँ, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑडिट में, लेकिन वैसे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है वहाँ ऑडिट फर्म्स के हवाले से, यहाँ जरा अकाउंटेंट बन के है शायद, लेकिन वर्ड शायद सेम ही है। ये कौन से तीन हो गया सर? सेल्फ इंटरेस्ट हो गया है, सेल्फ रिव्यू हो गया है, एडवोकेसी हो गया है, कौन से दो रह गए हैं? फेमिलियरिटी भी आता है। फेमिलियरिटी किसे कहते हैं? जान पहचान यार, जान पहचान, फेमिलियर, ताल्लुकात, मजबूती। पहला सेंटेंस पढ़ा, फेमिलियरिटी थ्रेट अकर्स when because of close relationship members become sympathetic। क्या होता है? हमदर्द। टू सिंपैथेटिक का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ज्यादा ही नहीं, सीरियसली मतलब बहुत कितना हमदर्द होना चाहिए, जितना हो सके, लेकिन कुछ ज्यादा ही हमदर्दी, एक हद से ज्यादा। वो मैं एग्जांपल देता हूँ, members become too sympathetic to the interest of others। अगर हद से ज्यादा ही आप हमदर्द बन रहे हैं किसी के, तो आप फिर किस थ्रेट में आ जाएंगे? एग्जांपल्स में आता हूं मैं। फेमिलियरिटी था, तो इसमें मेन वर्ड्स क्या हैं? टू सिंपैथेटिक टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो हमदर्दी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन एक हद से ज्यादा भी हमदर्दी मुनासिब नहीं है। मसलन फॉर एग्जांपल, आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, आपने जब रिकॉर्ड चेक किया तो आपको पता चला कि जो परचेज डिपार्टमेंट वाले लोग हैं वो परचेज जितनी अमाउंट की करते हैं उससे ज्यादा इनवॉइस बना रहे हैं, तो आपने बंदा पकड़ लिया। अब आपने जब उसके साथ मुलाकात की कि भाजन ये क्या हो रहा है, तो वो रोने लग पड़ा। समी अब क्या करें यार, वो तो रो रहा है। अब जैसे शरीफ लोग अचानक पसीज जाएंगे, तो हमदर्दी अच्छी चीज है, लेकिन अब शायद अब ज्यादा ही हमदर्द हो रहे हैं। हो सकता है उसने वो जाली किस्म के तरीकों से लगाए हो, नहीं मतलब आंसू बह तो रहे होते हैं, लेकिन उसके भी बड़े तरीके हैं मेरे ख्याल। तो टू सिंपैथेटिक, हमदर्दी अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल जजमेंट मुतासिर होगी हमदर्दी से, तो फिर वहां आपको स्ट्रांग भी बनना चाहिए, वहां पे सख्ती भी होनी चाहिए आपके अंदर। हमदर्दी की भी कोई लिमिट होती है। Examples of circumstances that may create familiarity threat। पहला सेंटेंस बार बार रिपीट कर देंगे एग्जांपल्स पर। सबसे पहले वो कहता है नंबर 1 एग्जांपल ऑफ किन सर्कमस्टांसेस में इस फेमिलियरिटी थ्रेट, जान पहचान की थ्रेट है वैसे ही हो जाती है। इंसान हर एक से कोई इतना हमदर्द नहीं होता, तो दोस्तों यारों से, फैमिली मेंबर से, बचपन के दोस्तों से जिनसे रिलेशनशिप बन जाए उनसे जरा ज्यादा ही हमदर्दी हो जाती है, वरना अगर कोई थर्ड पर्सन मिल जाए तो उससे कोई खास हमदर्दी इंसान को नहीं होती। तो ये कब मसाइल आते हैं, अब पढ़े जरा एग्जांपल नंबर 1। A chartered accountant in business in a position to influence financial or non-financial reporting or business decisions having an immediate or close family member underline कर, who is in a position to benefit from that influence। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस कंपनी में अकाउंटेंट है वो कंपनी आपके किसी फैमिली मेंबर की है, वहां अगर फ्रॉड निकला है, तो वहां फ्रॉड अगर निकला है और आप फिर शायद इसलिए उसे डिस्क्लोज ना करें टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज, क्योंकि अपने जानने वाले बंदे की कंपनी, ठीक है। वैसे तो मेरा ख्याल है कंपनी लॉ में रिस्ट्रिक्टेड है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है ना कि कहाँ कहाँ, लेकिन वो तो ऑडिट के एंगल से शायद ऑडिटर आप कहाँ कहाँ नहीं बन सकते। लेकिन फॉर एग्जांपल ये तो हो सकता है ना कि जो अकाउंटेंट अब अपने किसी फैमिली मेंबर की कंपनी में जॉब कर रहा हो, जॉब तो वो कर सकता है। तो अगर जॉब कर रहे हैं, जॉब के दौरान आपको फ्रॉड्स निकल वहां से मिल रहे हैं, लेकिन आपके दोस्त की फैक्ट्री है, आपके फैमिली मेंबर्स की फैक्ट्री है, उसका बिजनेस है, तो आप शायद कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इसके फ्रॉड्स, इसके मसाइल मैं लोगों के साथ शेयर करूं, इवन दो कि जितनी मर्जी लीगल रिस्पॉन्स